जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर में हम एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल हमने पढ़ा और जो आज पढ़ेंगे। दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे हम। फिर न्यू कंसेप्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग के हवाले से कुछ कंसेप्ट हैं उनको हमने डिस्कस करना है। इंडेमनिफिकेशन क्या होती है, ये हमारे डायरेक्टर्स के कंसेप्ट से कैसे रेलिवेंट है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन आगे नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे चलने से पहले प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दो तीन चीज़ें हमारी रह गई थी। यानी प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा था? पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें हमने पावर्स एंड ड्यूटीज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन कुछ उनके कंसेप्ट एक एक दो दो पॉइंट ऐसे थे जो कि हमारे पेंडिंग थे। हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले पेज 48 पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में, जहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है कि डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं जो डायरेक्टर्स ने लाजमी काम करने हैं। उनके नीचे एंड में हमने लिखा हुआ है, कह रहा है एनी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर मे बी रेटिफाइड बाय कमीशन, मे बी रेटिफाइड बाय कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी ऊपर जो उसने ड्यूटीज़ दी हुई हैं, फर्ज कीजिए अगर कोई डायरेक्टर्स इन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करता किसी ड्यूटी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में थर्ड पॉइंट है, परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद रीजनेबल केयर, ड्यू डिलीजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायरेक्टर केयरलेसनेस के साथ काम करता है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने डायरेक्टर से कहा कि ऐसा करो, हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, तुम जाके मार्केट में सर्च करो अच्छा सप्लायर कौन है। उसने मार्केट में जाके पहली दुकान पे जो उसे रेट मिला वही ला के हमें दे दिया, जो कि हाई रेट था, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। तो ये थोड़ी सी डायरेक्टर की नेग्लिजेंस है। अब इस केस में क्या होगा, असूली तौर पर डायरेक्टर की जो भी नेग्लिजेंस होती है ना, अब इसका जिम्मेदार वो डायरेक्टर खुद है, क्योंकि अब उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, ये नुकसान उसको भरना चाहिए। लेकिन लॉ नीचे लिखा हुआ है नुकसान वही भरेगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ है उसने, लॉ ने कहा है कि कोई भी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी डायरेक्टर, कंपनी इसे रेटिफाई कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ। अगर मेंबर्स चाहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को इस चीज की माफी दे सकते हैं। यानी अगर डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटी में किसी किस्म का डिफॉल्ट करता है, कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर शो करता है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो, तो अगर मेंबर्स चाहें तो उससे नुकसान पूरा करवा लें, और अगर चाहें तो उसे माफ कर दें। लेकिन माफ करने के लिए कंडीशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, और कमीशन में स्पेसिफाई रिस्ट्रिक्शन, कमीशन इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि लॉ की वायलेशन है, तो कमीशन कहेगा अब सिर्फ मेंबर्स के माफ करने से कुछ नहीं होगा, अब मैं भी माफ करूंगा तो फिर बात बनेगी। तो कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर कमीशन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये सिर्फ मेंबर्स के रेटिफाई करने से नहीं होगा काम, बल्कि इसके लिए मेरी भी कुछ अप्रूवल्स या पेनल्टीज को पूरा करना पड़ेगा। रेटिफिकेशन का मतलब समझ आया आपको क्या है? रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि अप्रूव करना सब्सिक्वेंटली एक्ट, ठीक है। यानी पहले जो अनऑथोराइज्ड एक्ट डायरेक्टर ने किया है, उस अनऑथोराइज्ड एक्ट को बाद में सब्सिक्वेंटली प्रूव कर देना। ये लाइन समझ आ गई इसका क्या मतलब है? फिर इसके बाद आगे शुरू होती थी पावर्स। पावर्स में हमने दो तरह की पावर्स पढ़ी। कौन कौन सी दो तरह की? एक वो जो डायरेक्टर्स पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बगैर, और दूसरी वो पावर्स जो कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के साथ कर सकते हैं। पहले हेडिंग थी पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। इसके एंड पे लिखा हुआ है कि एक लिस्टेड कंपनी, अच्छा ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स बिजनेस के एसेट्स वगैरह सेल कर सकते हैं, अंडरटेकिंग सेल कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। अंडरटेकिंग और एसेट में क्या फर्क होता है? अंडरटेकिंग वो पूरा ग्रुप है, पूरा कोई प्रोजेक्ट या पूरा ग्रुप ऑफ एसेट्स को डिस्पोज कर। तो अंडरटेकिंग वाला पॉइंट कहां पे था बताइए? पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल, पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। यानी इसके लिए जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नीचे कह रहा है ऑथोराइजेशन फॉर सच पावर्स में भी स्पेसिफिक टू ट्रांजैक्शन और में भी, यानी जिन ट्रांजैक्शंस के लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए मेंबर्स अप्रूवल देंगे। मेंबर्स ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन भी अप्रूवल दे सकते हैं, मेंबर्स जनरल अप्रूवल भी दे सकते हैं। जनरल अप्रूवल का फर्क मतलब क्या है कि जैसे फर्ज कीजिए सेल और डिस्पोज ऑफ सब्सिडी ऑफ द कंपनी, किसी सब्सिडी को डिस्पोज करने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए,
मेंबर्स, अगर फर्ज कीजिए कंपनी की 5 सब्सिडरीज हैं, मेंबर्स इस तरह भी अप्रूवल दे सकते हैं डायरेक्टर्स को। अच्छा, हमारी 5 सब्सिडीज हैं A B C D E, आप A को डिस्पोज कर सकते हैं। मेंबर्स अगर ये अप्रूवल देंगे, ये स्पेसिफिक अप्रूवल कहलाएगी, ठीक है। और अगर मेंबर्स ये अप्रूवल दें कि आप कोई भी सब्सिडरी जिसको आप मुनासिब समझे उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ये जनरल अप्रूवल जरा डेंजरस होती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपने एक तरह से ओपन पावर दे दी डायरेक्टर्स को। लेकिन लॉ कहता है कि मेंबर्स चाहे ऑथराइजेशन फॉर सच पावर में भी स्पेसिफिक टू ट्रांजैक्शन और में भी जनरल, और फिर लेकिन चाहे स्पेसिफिक हो जनरल हो, इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा, 1 ईयर। यानी मेंबर ने जो अप्रूवल दी, डायरेक्टर ने उस अप्रूवल के 1 साल के अंदर अंदर उस एक्ट को कंप्लीट करना है। अगर सब्सिडी की डिस्पोजल की अप्रूवल थी तो 1 साल के अंदर अंदर सब्सिडी को डिस्पोज करना है। अगर 1 साल गुजर गया तो फिर पावर खत्म, फिर दोबारा जनरल मीटिंग की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया? पावर्स पे कैन बी एक्सरसाइज्ड जी। फिर इसके बाद पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, उसमें लिखा फर्दर ए लिस्टेड कंपनी कैन नॉट सेल और डिस्पोज अंडरटेकिंग। ये बात समझ आई? ये पॉइंट पे पहुंच गए? इसमें क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है ये असल में ऊपर होने की बजाय ना ये पॉइंट नीचे होता तो ज्यादा बेहतर था। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में लास्ट ये नीचे 14 पॉइंट्स के बाद नीचे, ठीक है। इसको बेहतर है कि इसको आप एंड पे ले आके एंड पे पढ़ें, क्योंकि ये जिस पॉइंट से रिलेट कर रहा है ना वो पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन जनरल मीटिंग का सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि डायरेक्टर्स कैन सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। इसके लिए अगर डायरेक्टर किसी अंडरटेकिंग को डिस्पोज करना चाहते हैं, उसके साइजेबल पार्ट को क्या डिस्पोज, अच्छा ध्यान में रखिए, सिंपल एसेट को डिस्पोज करना है ना, जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत नहीं। ग्रुप ऑफ एसेट्स को अंडरटेकिंग को डिस्पोज करना है, जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है, या मोर देन 25% को। लेकिन अगर बाज़ औक़ात होता है कंपनीज के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं 5-7, ठीक है, एक आधा प्रोजेक्ट खत्म हो भी जाए प्रॉब्लम कोई नहीं है। जैसे कोक है फॉर एग्जांपल, आप उसका कोई वो जो चिप्स वाला अंडरटेकिंग है उसको डिस्पोज कर भी दे, क्या मेन जो उनका जो पेप्सी की अगर एग्जांपल ले, जो पेप्सी कंपनी है मेन, उसकी सर्वाइवल पे कोई डाउट क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि वो उनका मेन प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी अंडरटेकिंग डिस्पोज करना चाहें जो कि मेन हो, फॉर एग्जांपल स्टिंग नहीं पेप्सी, कोई आगे जी पेप्सी जो सॉफ्ट ड्रिंक, इसके अंडरटेकिंग को डिस्पोज करना है, तो वो ये कहता है कि यहाँ पे इसके लिए एक तो आपको मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी, और उसके साथ साथ आप तब तक इसको डिस्पोज नहीं कर सकते जबकि पास एक अल्टरनेट वायबल प्लान ना होगा कि इसको डिस्पोज करने के बाद फिर कंपनी को कैसे चलाना। अगर अल्टरनेट वायबल प्लान है तो फिर डिस्पोज कर सकते हैं, वरना नहीं। कुछ समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से शुरू करते हैं। पहली चीज मुझे बताइए, डायरेक्टर्स अगर चाहें तो कंपनी के फिक्स एसेट्स को बाय या सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अच्छा, अगर सेल करना है सिंगल एसेट को, वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा लेकिन है सिंगल एसेट, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है नहीं। एक स्टेप ऊपर चलते हैं, हमने एक सिंगल एसेट को नहीं, अंडरटेकिंग को सेल करना, डिस्पोज करना है, या उस अंडरटेकिंग उस प्रोजेक्ट के 25% से ज्यादा एसेट्स को डिस्पोज करना है। अब डायरेक्टर कर सकते हैं, अब कर सकते, लेकिन अब एक कंडीशन ऐड होगी, क्या कि किसकी अप्रूवल चाहिए? जनरल मीटिंग की। अब इसको मजीद ऊपर लेके चले कि अंडरटेकिंग को डिस्पोज करना है, लेकिन ऐसी अंडरटेकिंग को जिसको डिस्पोज किया तो कंपनी के ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। ऐसी अंडरटेकिंग को भी डिस्पोज कर सकते हैं। यस, इसके लिए फिर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या? मेंबर्स की अप्रूवल हो। दूसरी कंडीशन क्या? अल्टरनेट वायबल प्लान भी होना चाहिए कि कंपनी अब आइंदा अपना काम कैसे चलाएगी। ये बात समझ आई? एक ही एसेट का जो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टर डिस्पोज कर सकते हैं, वो की प्रॉब्लम।
25% टोटल अंडरटेकिंग की वैल्यू के, उस टोटल प्रोजेक्ट के। देखिए हर प्रोजेक्ट के ना ये चीज समझिए, हर प्रोजेक्ट के अपने अलग-अलग एसेट्स होते हैं, अपनी अलग-अलग मशीनरी होती है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट की 25% या उससे ज्यादा मशीनरी को सेल करना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट, वो अंडरटेकिंग सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होगी। इसीलिए उसने कहा मेंबर्स की अप्रूवल लो। और अगर आप वो अंडरटेकिंग ऐसी हो जो मेन अंडरटेकिंग है तो फिर तो पूरी की पूरी कंपनी इफेक्ट होगी। उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल के साथ साथ अल्टरनेट प्लान ऑफ बिजनेस भी लेके आओ कि इसको खत्म कर रहे हैं तो इसकी जगह पे फिर किस चीज को चलाएंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, नेग्लिजेंट एक्ट वाली बात समझ आ गई? रेटिफाई किया, डायरेक्टर के नेग्लिजेंट एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है कैसे? स्पेशल कमीशन रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते। चलिए ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कल के लेक्चर में हमने नहीं कवर किए थे, आज कंप्लीट कर दिए। क्लियर? अच्छा, एंड पे एक स्टडी टिप भी है, एग्जाम टिप। ऑल डायरेक्टर्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? सारे डायरेक्टर्स के, अच्छा इसके दो मतलब है। एक मतलब इसका ये है कि हर डायरेक्टर की पावर इक्वल है, यानी कोई डायरेक्टर जिसके वोट ज्यादा है, कोई डायरेक्टर जिसके वोट कम है, इनकी पावर्स में कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं है। इसका एक मतलब ये है। इसका एक दूसरा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मतलब तो आपको समझ आ गया होगा ना, ये तो हमने उस कंसेप्ट में भी पढ़ा था जिसमें पढ़ा था कि बाकी सारे डायरेक्टर्स भी मिल जाए ना तो एक डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, वो मेंबर्स ही रिमूव करेंगे। जो इसका दूसरा मतलब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे गौर से समझिएगा। वो कहता है एक डायरेक्टर ना किसी एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नहीं है, वो पूरी कंपनी का डायरेक्टर है। एक डायरेक्टर यानी वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायरेक्टर्स की। वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है 5 डायरेक्टर्स हैं, मैं ह्यूमन सोर्स का काम देखूं, तुम आईटी, मैं ह्यूमन सोर्स डायरेक्टर हूं, तुम फाइनेंस डायरेक्टर, तुम आईटी डिपार्टमेंट, तुम भी डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर हैं। मेंबर्स ने पॉइंट किया, हम आपस में जिम्मेदारियां बांट, प्रैक्टिकली ऐसे होता है, आपस में जिम्मेदारियां बांट ली जाती है। मैं ह्यूमन सोर्स का काम देखूंगा, तुम आईटी का काम देखना, तुम मार्केटिंग का काम देखना, तुम फाइनेंस का काम देखना, तुम ऑपरेशंस का काम देखना। जिम्मेदारी, क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने फर्ज कीजिए ऑपरेशंस का काम देखना है और ये फाइनेंस का काम देखेंगे डायरेक्टर, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है, मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी जिम्मेदारी ये है, लॉ कहता है, क्योंकि हर डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर है। बिल्कुल, वो पूरी कंपनी के अफेयर्स को चलाने के लिए अपॉइंटेड किया गया है और डायरेक्टर्स एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज इस तरह क्यों हो रही है, ये चीज इस तरह क्यों हो रही है। यही वो बताया, ऑल डायरेक्टर्स आर इक्वल, यानी पावर्स भी इक्वल है और जो स्कोप ऑफ वर्क है उनका वो भी इक्वल है सबका। वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेरिएबल का मतलब किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, ये आज के लेक्चर के समझ लीजिए 2-3 थोड़े टेक्निकल कंसेप्ट थे। अगर समझ आ गए तो बाकी का लेक्चर आसान है, बाकी के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करें। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बिल्कुल होती है, फैसले सारे मीटिंग में होते हैं। उस मीटिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखिए डायरेक्टर्स के मीटिंग के रूल्स भी हमारे सिलेबस में है और जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स की मीटिंग के रूल्स भी हमारे सिलेबस में, और वो ज्यादा रूल्स है। डायरेक्टर्स की मीटिंग के तो सिर्फ इसी लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, मेंबर्स की मीटिंग जो उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग से क्या मुराद है? डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फ्रीक्वेंसी, कब कब मीटिंग होगी? पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है वंस इन ईच क्वार्टर मीटिंग हो, हर क्वार्टर में एक दफा मीटिंग हो। किस कंपनी के लिए? देखिए प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, देखिए लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है। एग्जाम में भी ध्यान से आपने इसको ध्यान में रखना है, अगर वो प्राइवेट कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल कर दे फौरन पिक कर लेना है। ये रिक्वायरमेंट्स तो पब्लिक कंपनी के लिए। फेल होने की रीजन में से आपको एक रीजन बताई हुई है ना, ये भी क्या टाइप ऑफ कंपनीज को स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। आगे चले, पब्लिक कंपनी ने साल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होगी?
वन इन ईच क्वार्टर। अच्छा आप देखिए मेरा कंसेप्ट देखिएगा सही है कि गलत, मैं कंसेप्ट बना रहा हूँ अपना। इसका मतलब साल में 4, इसका मतलब है अगर एक बोर्ड मीटिंग जनवरी में हुई, एक फरवरी में हुई, एक मार्च में हुई, एक अप्रैल में हुई, तो बाकी का सारा साल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट ठीक है मेरा? गलत है कंसेप्ट। उसने ये नहीं कहा साल में 4 दफा मीटिंग होनी है, उसने क्या कहा है? वंस इन ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 3 है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीनों में एक मीटिंग होना जरूरी। आप चाहे इस क्वार्टर में 10 मीटिंग्स कर लें, कम से कम एक होना लाजमी, चाहे 10 करने कोई इशू नहीं है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में फिर कम से कम एक मीटिंग करनी होगी, थर्ड क्वार्टर में फिर कम से कम एक मीटिंग करनी होगी, फोर्थ क्वार्टर में फिर कम से कम एक मीटिंग करनी होगी। क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं। और उस क्वार्टरली मीटिंग में और कोई काम हो ना हो, एक काम जरूर होगा, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगी। शाबाश। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्लियर हो गया। फिर कोरम। कोरम किसको कहते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो के होना जरूरी है, जो कि होना जरूरी है। जैसे हमारी क्लास है, ठीक है, अब एक दिन बाद ईद की छुट्टी है, क्लास में स्टूडेंट बहुत कम है, ठीक है। नॉर्मली फर्ज कीजिए क्लास में अगर 120 स्टूडेंट्स होते हैं, आज क्लास में 15 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स हैं, क्या हमें क्लास कंडक्ट करवानी चाहिए कि नहीं? करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? अच्छा ये तो मैं आपका दिल खुश करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, असल में ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि कितने स्टूडेंट्स आ जाएं तो क्लास कंडक्ट करवानी चाहिए। उन्होंने कहा एक भी आ जाए तो क्लास कंडक्ट करवा लें, ठीक है, एक भी आ जाए तो क्लास कंडक्ट। फर्ज कीजिए थोड़ा सा रैशनल डिसीजन करते हैं, हमने कहा नहीं कम से कम 10 स्टूडेंट हो तो फिर क्लास होगी। अगर मैनेजमेंट ये डिसीजन करे कि 10 स्टूडेंट्स हो गए तो क्लास, तो इस क्लास का कोरम क्या होगा? 10 स्टूडेंट आए तो क्लास होगी, वरना क्लास नहीं होगी। अगर 8 स्टूडेंट आए तो क्लास, 12 स्टूडेंट आए तो क्लास। अच्छा अगर 8 स्टूडेंट आए और क्लास कर दी जाए, लॉ ये कहता है इस क्लास का कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा, ये आपको अगले दिन दोबारा करवानी पड़ेगी क्योंकि आपने कोरम की वायलेशन की है। ये कोरम याद रखिए बोर्ड मीटिंग का भी होता है, ये कोरम जनरल मीटिंग का भी है। बोर्ड मीटिंग का भी कोरम है लेकिन रूल डिफरेंट होंगे, तादाद डिफरेंट होगी, लेकिन बोर्ड मीटिंग का भी कोरम होता है और जनरल मीटिंग का भी कोरम होता है। बोर्ड मीटिंग अभी हमको किस मीटिंग का कोरम पढ़ने जा रहे हैं? बोर्ड मीटिंग का। लिस्टेड कंपनी है तो कोरम क्या होगा? अनलिस्टेड है तो कोरम क्या होगा? लिस्टेड कंपनी है तो कोरम होगा 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या है बोर्ड मीटिंग का? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर, 1/3 और 4 विच एवर इज हायर, 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। ये क्या है? ये कोरम है किसका? बोर्ड मीटिंग, लिस्टेड कंपनी की बोर्ड मीटिंग का। और अनलिस्टेड कंपनी की बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या है? जो आर्टिकल्स में लिखा होगा, जो आर्टिकल्स में लिखा। इसका मतलब है लॉ ने सिर्फ लिस्टेड कंपनी का कोरम बताया बोर्ड मीटिंग का, अनलिस्टेड का उन्होंने आर्टिकल्स में छोड़ दिया, ठीक है। कोरम क्या था बोर्ड मीटिंग का? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर टू स्टार्ट मीटिंग था क्या? 1/3 और 4 विच एवर। नहीं पहले बताइए लिस्टेड क्या अनलिस्टेड? लिस्टेड। लिस्टेड का क्या है? 1/3 और 4 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। अनलिस्टेड का क्या है? अनलिस्टेड का जो आर्टिकल में लिखा हो। अच्छा 1/3 और 4 विच, अच्छा कभी कभी ना मैं 1/4 और 3 विच एवर इज हायर ये भी बोल जाता हूँ। अगर मैं ये बोल जाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने गलत बोला। पक्की बात है गलत है, सही क्या है? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। हाँ अच्छा अब चलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता है क्या होता है? मीटिंग, जैसे जूम मीटिंग है, कभी आपने जूम, व्हाट्सएप की भी होती है, हाँ व्हाट्सएप भी बिल्कुल वीडियो कॉल जो हो रही होती है। हाँ तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है मतलब वीडियो कॉल के जरिए से मीटिंग्स होती हैं, उन्हें कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉ ये कहता है कि बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स बहुत से और मेंबर्स की मीटिंग में भी यही रूल है, वो बहुत से शहरों में बैठे हुए हैं, मीटिंग कॉल की गई उनकी बोर्ड की कराची में, लेकिन वो कोई लाहौर बैठा हुआ है, कोई पेशावर बैठा हुआ, वो कराची में नहीं आ सकते। तो अब क्या करें? जो कराची में डायरेक्टर्स हैं वो कराची ऑफिस में आके इकट्ठे हो जाए और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बाकी के डायरेक्टर्स भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लें।
आपने अगर कभी आईकैप के कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो, सेशन अटेंड किया हो, आईकैप जो रिवीजन सेशन वगैरह कंडक्ट करवाता है, तो आपने देखा होगा कि सेशन कंडक्ट हो रहा होता है फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में, लेकिन डिफरेंट सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं, वो वीडियो देख भी रहे होते हैं, वो सवाल भी पूछ रहे होते हैं। कैसे वो मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से। तो अगर मीटिंग हो रही हो, लेकिन याद रखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ज़रूरी है मीटिंग कंडक्ट हो रही हो, आप रिमोट एरिया से कनेक्टेड हो जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से। क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सिंपल और एक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से जो लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें मीटिंग में प्रेजेंट समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? इसीलिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई गई है ताकि वो मीटिंग में हिस्सा ले ले, वो प्रेजेंट होंगे, वो 1/3 और 4 इस गिनती में गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? बिल्कुल गिने जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोगों को जो पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें रखेगा, मीटिंग होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मीटिंग ही नहीं होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं। ये बात समझ आ रही है? मीटिंग होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मीटिंग नहीं होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं होगी। ये ध्यान में रखिएगा। केस स्टडी में पॉइंट उठाना है मैंने इस लाइन की बेस पे। कोरम फॉर कैजुअल वैकेंसी एक लिस्टेड कंपनी है, उसके मिनिमम अगर उसके डायरेक्टर्स की तादाद मिनिमम से भी कम हो जाए, जैसे अनलिस्टेड कंपनी है, उसके मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 और लिस्टेड के? पक्की बात है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर्स हैं, कोरम कितना है उसका? कोरम है 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। 7 का 1/3 क्या होगा? 7 3 कम 3 2.3 डायरेक्टर तो होंगे ना, गर्दन थोड़ी आएगी सिर्फ, तो पूरे का पूरा डायरेक्टर ही आएगा। तो 2.3 को 3 कर लें, हाँ जो लेकिन फिर भी 2.3 है। अब हम मुझे ये बताइए, रूल के मुताबिक 1/3 और 4 विच एवर इज हायर है ना, 1/3 क्या आता है? 2.3 आता है ना, 2.33। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, 2.33 और 4 विच एवर इज हायर करे, या 2 और 4 विच एवर इज हायर करे, या 3 और 4 विच एवर इज हायर करे। पहली चीज तो ये जहन में रखिएगा, राउंडिंग ऑफ तो लाजमी होगी, आधा डायरेक्टर नहीं आएगा, आधा डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आएगा, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो मुझे बताइए इसको 2 करें या 3 करें? इसको राउंड ऑफ करना है हमेशा अपवर्ड राउंड ऑफ करना है। 3 और 4 तो ये अगर 7 टोटल डायरेक्टर्स हैं तो कंपनी का कोरम क्या होगा? 4, ठीक है। फर्ज कीजिए 7 डायरेक्टर्स कहीं जा रहे थे किसी जगह पे, रोड एक्सीडेंट हुआ, 4 की डेथ हो गई। अब इस कंपनी की ताक़यामत बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती, कोरम कम हो गया। कोरम क्या था? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर, यानी 4 डायरेक्टर तो कम से कम होने चाहिए, और ये कितने डायरेक्टर है? बाकी 3। अब इसकी मीटिंग कभी हो सकती है? मीटिंग नहीं हो सकती तो कैजुअल वैकेंसी भी फिल नहीं हो सकती। कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं हो सकती तो कंपनी के मामलात भी नहीं चलेंगे, कंपनी तो फारग हो गया कि नहीं हो गया। स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के लिए लॉ ने एक रास्ता खोला है। लॉ ने कहा है अगर कभी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाए और रिमेनिंग डायरेक्टर्स की तादाद मिनिमम से कम हो जाए, तो आप डायरेक्टर्स की तादाद पूरी करने के लिए, यानी कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए जितने भी डायरेक्टर बाकी बच गए वही कोरम समझे जाएंगे। यानी फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए 7 में से 4 की डेथ होगी, बाकी 3 हो गए। असूली तौर पे 4 होने चाहिए कोरम में, लेकिन 3 भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस मीटिंग में सिर्फ एक काम होगा, क्या? कैजुअल वैकेंसी फिल होगी। कैजुअल वैकेंसी फिल हो गई तो फिर उसके बाद बाकी के जो मीटिंग्स और मामलात होंगे वो फिर रूल के मुताबिक चलेंगे।
सातों मर जाए तो फिर जो भी आर्टिकल्स में लिखा है वो करेंगे। इसका जवाब लाने नहीं दिया हुआ। फिर शेयर होल्डर्स बेसिकली आके उनकी जगह पे नया बोर्ड इलेक्शन करवा लो। ये क्लियर हो गया। कोरम। अब आगे चलते हैं, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। वो आप भी थे क्लास में और जिंदा थे। ओहो, बताए बताए बताए। कोमे में चला जाए डायरेक्टर। हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए आप एकदम कोमा से कैसे जागे? अच्छा, वही तरीकाकार हम डायरेक्टर में भी अप्लाई करेंगे। आप फिर से सो जाए, आप सोए हुए अच्छे लग रहे थे। कोमा में चलने फिर भी वही असूल है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो अनसाउंड माइंड कोमे में चला गया तो अनसाउंड माइंड हो गया, और अनसाउंड माइंड हो गया तो कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई। वो तो सेम केस आ गया ना, डिस्क्वालीफाइड हो जाता ना पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। रेजोल्यूशन थ्रू, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट मेंबर्स वाले टॉपिक में भी आएगा। कंसेप्ट क्या भला? रेजोल्यूशन थ्रू, रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? डिसीजन। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन करना है, क्या सिंपल मेजॉरिटी से होगा, लेकिन मीटिंग होगी तो डिसीजन मेकिंग होगी ना। अगर फर्ज कीजिए मीटिंग ही नहीं प्लान्ड, मीटिंग अभी हुई है 2 हफ्ते पहले, और फिर फौरन कोई ऐसा मामला सामने आ गया जिस पे डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। अब अनकरीब मेंबर्स डायरेक्टर्स की मीटिंग प्लान नहीं की गई, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि अजीब फरमाइश सुनिए जरा, फरमाइश बहुत अजीब है, क्या मीटिंग करवाए बगैर डिसीजन करवा लिया जाए? मीटिंग करवाए बगैर, क्या बोर्ड मीटिंग करवाए बगैर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो सकती है? क्वेश्चन सिंपल। अगर नहीं हो सकती होती तो मैं ये सवाल ही ना पूछता। कॉमन सेंस। हो सकती है, हो सकती है। कैसे हो सकती है यही उसने बताया है। रेजोल्यूशन थ्रू सर, ये रेजोल्यूशन थ्रू मीटिंग, नॉर्मली रेजोल्यूशन होती है पास थ्रू मीटिंग। नॉर्मली रेजोल्यूशन कैसे पास होती है? थ्रू। लेकिन ये ऐसी रेजोल्यूशन है जो कैसे पास हो रही है? थ्रू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है? विदाउट मीटिंग। यानी इसका कंसेप्ट सुन लीजिए, सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं, कंपनी सेक्रेटरी ने कोई रेजोल्यूशन पास करनी है किसी भी मामले पे, कोई इशू उठा ले, कोई मुद्दा उठा ले, कि क्या क्या करना चाहते हैं बताइए, किस चीज की रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास करवाएं बताए? डिविडेंड। क्या डिविडेंड? इंटरम डिविडेंड की अप्रूवल। चलिए, मीटिंग होनी चाहिए वैसे तो, उसमें बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन फर्ज कीजिए कि भाई ने कहा या कोई अंडरटेकिंग सेल करनी है, अभी तो पढ़ा है पावर थी, अंडरटेकिंग सेल करनी है, अप्रूवल चाहिए, तो क्या किया हमने? कैसे? या कोई भी केस हो सकता है, सारा रेजोल्यूशन तैयार किया ऑन पेपर सारे डायरेक्टर्स को सेंड कर दिए उनके एड्रेस पे, किसी के ईमेल के एड्रेस पे, किसी के घर पे एड्रेस पे, और उन्होंने कहा इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, उसके साथ ना सारे दूसरे वर्किंग पेपर या डिटेल लगा दी रेजोल्यूशन के साथ। यानी फर्ज कीजिए अगर हमने ये रेजोल्यूशन पास करनी है कि इंटरम डिविडेंड पे करना है, तो फिर डिटेल भी साथ में लिख दी कि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना हम रिजर्व रख रहे हैं और कितना डिविडेंड के तौर पे कर रहे हैं। अगर एसेट्स वगैरह सेल करने हैं तो बता देना कौन से एसेट सेल कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं। यानी रेजोल्यूशन के साथ साथ उसके वर्किंग पेपर लाजमी अटैच करने हैं ताकि सारी डिटेल पता चल जाए उनको डायरेक्टर। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? सारे डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन सेंड करेगा उनके एड्रेस पे, सारे डायरेक्टर्स उसको पढ़े वर्किंग पेपर के साथ, डिटेल्स के साथ, सारे डायरेक्टर्स उनको पढ़ेंगे और ऊपर यस या नो लिख के वापस सेंड कर देंगे। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। एक दफा आपने अगर ओके या नॉट ओके जो भी वोट कास्ट कर दिया, आप अपनी अप्रूवल को रिवोक नहीं कर सकते, बाद में कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे एक लिस्टेड क्लाइंट था, पुरानी बात है, उस वक्त तो ये प्रोविजन होती भी नहीं थी, लेकिन वो मिलते जुलता सिस्टम उन्होंने रखा हुआ था। जब कभी सीईओ बाहर के मुल्क में जाता था, जो भी अप्रूवल्स उन्होंने लेनी होती थी, अब क्या सीईओ को ये कहते थे कि भाई वापस आओ मीटिंग होनी है उसमें अप्रूवल होगी, नहीं,
क्या करते थे, वर्किंग पेपर सारे ईमेल के जरिए से उनको सेंड कर देते थे और वो वहां से सारा पढ़ के ओके नॉट ओके, एक एक लाइन का भी बाजू का तो अप्रूवल दे देता था कि ठीक है ये प्रोजेक्ट लाओ या ये काम नहीं करना। तो सर्कुलेशन के जरिए से भी फैसले होते हैं, सर्कुलेशन के जरिए से भी फैसले हो, लेकिन ये लेस प्रेफर्ड वे है, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, वरना नॉर्मली बेहतर ये होता है सारे डायरेक्टर फेस टू फेस बैठे अपने अपने आर्गुमेंट दे, उनके एक दूसरे के आर्गुमेंट को कंसीडर करने के बाद फैसला किया जाए। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज, पसंद आई आपको? चलिए, वो क्या कहता है, वैलिडिटी कहता है अगर आप थ्रू सर्कुलेशन कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये अप्रूव होगी बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और ये उतनी ही इफेक्टिव होगी जैसे कि प्रॉपर मीटिंग होती और उसमें रेजोल्यूशन पास होती। लीगल स्टेटस में किसी किस्म का फर्क नहीं है, लीगल स्टेटस में किसी किस्म का फर्क नहीं। वैलिड एंड इफेक्टिव एज इफ पास्ड एट ए बोर्ड मीटिंग। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। मतलब 1/4 में से साइन करना चाहिए। नहीं 1/3 और 4 तो कोरम के लिए है ना, वो तो कोरम के, यहाँ पे जो अप्रूवल होगी मेजोरिटी के बेस पे होगी। यानी देखिए जब रेजोल्यूशन सर्कुलेट की ना सबको, कुछ उससे मुतफिक होंगे कुछ मुतफिक नहीं होंगे, जो मुतफिक होंगे वो ओके अप्रूव्ड का साइन करके भेजेंगे और जो उससे एग्री नहीं करेंगे वो नॉट अप्रूव्ड का मैसेज। एंड पे आके सब सारे वोट्स काउंट कर लिए जाएंगे कि कितने डायरेक्टर ने यस कहा है, कितने डायरेक्टर ने नो कहा है। यस की तादाद ज्यादा हुई तो अप्रूव हो जाएगी रेजोल्यूशन, नो की हुई ज्यादा तादाद तो रिजेक्ट हो जाएगी। रूल्स क्या है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास करने की इजाजत है, शर्त क्या है कि ये सर्कुलेट करवाई जाए ऑल डायरेक्टर्स को। ऐसा ना हो मर्जी के डायरेक्टर को सर्कुलेट करवा दे जिसके बारे में पता हो कि ये अप्रूव करेगा और जिसके बारे में अंदाजा हो कि ये अप्रूव नहीं करेगा उसको सर्कुलेट ही ना करवाए। ऐसे नहीं करना, सर्कुलेट करवाना है सारे डायरेक्टर्स को अलॉन्ग विद नेसेसरी पेपर। नेसेसरी पेपर से क्या मुराद है? जो रेजोल्यूशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना समझना जरूरी है, जिस पे डिटेल इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में। साइंड इन डायरेक्ट राइटिंग, डायरेक्टर्स कैसे इसको करेंगे? साइन रिटन फॉर्म में साइन करेंगे। नो रेवोकेशन, एक दफा डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया अप्रूवल का और कंपनी को भेज दिया, बाद में अपने वोट को चेंज नहीं कर सकते। टू बी नोटेड, अच्छा अहम क्वेश्चन, रेजोल्यूशन पास हो गई, रूल ये है कि जो भी रेजोल्यूशन जो भी फैसले होते हैं ना मीटिंग में, उन्हें मिनट्स में डॉक्यूमेंट किया जाता है। हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं और उन मिनट्स में लिखा जाता है कि इस मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये किस मीटिंग के मिनट्स में आएगी? पिछली मीटिंग के जो हो चुकी है कि अगली मीटिंग में जो होनी है? कि किसी में भी नहीं? कि किसी में भी नहीं? नेक्स्ट मीटिंग में। शाबाश। टू बी नोटेड इन द मिनट्स ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। ये समझ आती है बात भाई? क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आएगी क्यों भाई? किसी ना किसी मीटिंग के मिनट्स में तो आना चाहिए, इससे रिकॉर्ड रखना है ना कि ये भी फैसला हुआ है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स फाइनल हो चुके हैं और नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स हैं, तब भी उनमें ऑफिशियली इसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। नहीं, प्रेजेंट मीटिंग तो हो ही नहीं रही ना। ये फर्ज कीजिए एक मीटिंग हुई है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, अगली मीटिंग होनी है 1 मई को, आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को तो मीटिंग हुई ही नहीं। ये जो रेजोल्यूशन पास हो रही है किस वजह से हो रही है? मीटिंग ही नहीं है, तो करंट मीटिंग तो कोई है ही नहीं। अब क्वेश्चन बाकी रह जाता है प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट में। प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स चूंकि फाइनल हो चुके हैं, कंक्लूड हो चुके हैं, इसलिए अब ये नेक्स्ट मीटिंग में ही इसको इंक्लूड किया जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अच्छा बताइए, मीटिंग होती है उसमें फैसले होते हैं, क्या सबूत है इस चीज का कि मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए हैं? मिनट्स। जब कभी कोर्ट में कोई केस पहुंचता है ना कोर्ट में, तो कैसे फैसला होता है? अब जैसे पिछले दिनों आपने देखा वो फॉरेन कंट्री से धमकी आई, वो मीटिंग बैठी थी उसके ऊपर, अब उस मीटिंग में
कोर्ट कोई जज तो नहीं बैठा हुआ था, जज ने कैसे फैसला किया, जो भी जज थे कंसीडर कर, कैसे कि सिक्योरिटी थ्रेट उधर डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, कैसे फैसला किया, मिनट्स को देख के। हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, ये ज़हन में रखिए, दुनिया में हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं और बनने चाहिए। उस तरह कंपनी के लिए लाजमी है वो अपनी हर मीटिंग के मिनट्स बनाए। और मीटिंग के साथ उसने इंटरेस्टिंगली एक और वर्ड ऐड किया है, वो क्या है, रेजोल्यूशन। जब मीटिंग के मेरा क्वेश्चन सिंपल ही है आपसे, जब मीटिंग के मिनट्स बन रहे हैं तो रेजोल्यूशन तो मीटिंग्स में ही पास होती है ना, तो रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली बन रहा होगा। रेजोल्यूशन को अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कुछ रेजोल्यूशन ऐसी होती है जो मीटिंग के बगैर भी पास होती है, ये अभी हमने पढ़ा। तो कह रहा है कि जो भी मीटिंग्स हुई है या जो भी रेजोल्यूशन पास हुई है मीटिंग में या मीटिंग के अलावा, उन सब का रिकॉर्ड रखा होना चाहिए कि नहीं, ताकि पता चले मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं। असूल क्या है, एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड, मीटिंग का और रेजोल्यूशन का। कहां पे, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, इस रिकॉर्ड को, यानी मिनट्स होंगे, इसको साइन कौन करेगा, चेयरमैन। चेयरमैन साइन करेगा तो समझा जाएगा ये वाले मिनट्स फाइनल है, अप्रूवल के तौर पे। इन मिनट्स की कॉपी हर डायरेक्टर को भेजी जाएगी विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग। अच्छा ये नोट कीजिए, जब हम मेंबर्स वाले सेक्शन में जाएंगे ना, उसमें भी सेम रूल होगा। क्या, कि मेंबर्स की जितनी भी मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स बनाए जाने चाहिए, उनके मिनट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करे ना तो फिर उसको मिनट्स की कॉपी भेजनी है, वरना उसको मिनट्स की कॉपी नहीं देनी। लेकिन यहां पे नोट कीजिए क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स कहे या ना कहे, बोर्ड मीटिंग के 14 दिन के अंदर अंदर उसको मिनट्स की कॉपी सेंड कर देनी है, और फिर इसको संभाल के रखना है। कब तक, फिजिकल फॉर्म में 10 साल तक। फिजिकल फॉर्म का क्या मतलब है, हार्ड फॉर्म में, बुक फॉर्म में, रजिस्टर्ड फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट, यानी हमेशा के लिए। सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में हमेशा के लिए, जैसे आईकैप की बुक है ना, सॉफ्ट कॉपी में भी है, हार्ड फॉर्म में भी है। हार्ड फॉर्म में आप कितना, शायद 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल संभाल पाते होंगे, इससे ज्यादा नहीं संभाल पाते। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में उसकी जो बुक है वो आप साल तक संभाल सकते हैं, सेव करना ना कंप्यूटर में, खत्म। तो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जैसे आईकैप की ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक मिनट्स को मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, कितने अरसे तक, हमेशा के लिए, ताक़यामत। और यानी जब तक कंपनी है, जब तक कंपनी है। और फिजिकली कब तक, 10 years तक। क्लियर हुआ कुछ, ये परमानेंट के लिए 10 साल के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है 2, 3, 4 साल के बाद भी कोई केस आ जाता है कि जी वो जो फैसला हुआ था ना, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो डिसीजन होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन करेंगे, हमें ये मेजर प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, लॉन्च करनी चाहिए, तो हो सकता है जिस दिन डिसीजन किया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, उसके बाद 2, 3, 4, 5 साल लग जाए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बाद में देखने की जरूरत पड़ती है कि जब बोर्ड ने फैसला किया था तो किस चीज़ की अथॉरिटी दी थी। ठीक है, तो चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए भी उन्होंने टाइम दिया। वैसे मेंबर्स की मीटिंग के जो डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो इससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म होंगे। शाबाश, तो फिर क्या वो 20 साल तक मेंटेन करने होंगे, हैं? चल मैं भी शायद। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इंडेमनिफिकेशन फॉर नेग्लिजेंस। इंडेमनिफिकेशन फॉर, कंसेप्ट स्टडी कर ले, कंप्लीट कर ले इसको। अच्छा क्लास, चलिए ठीक है, इसको फिर कल कर लेते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ तक अब कंप्लीट, मेन कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया बोर्ड मीटिंग वाला। अच्छा, आपने फिर ऐसा करना है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े ना, एक कल वाला उसका एक क्वेश्चन है और आज वाला है, इसको रिटन फॉर्म में आपने अटेम्प्ट करके लाना। ठीक जी, क्विक रिवीजन सुनना, क्विक रिवीजन सुनना। हाँ शाबाश, ये जरूर एंड में मुझे याद करवा दिया कि क्विक रिवीजन।
आज हमने क्या सीखा, बोर्ड मीटिंग के बारे में सीखा। भाईजान हाँ उठ जाए, अब 2 मिनट में इंशाल्लाह आपकी कसर पूरी होने वाली है। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। कि साल में कितनी दफा होनी चाहिए, साल में नहीं क्वार्टर में, वंस इन ईच क्वार्टर लाजमी होनी चाहिए। इसका कोरम क्या होगा, इसका कोरम होगा 1/3 और 4 विच एवर है। ये कोरम को लाजमी याद कर लीजिए, ये केस स्टडी में टेस्ट करता होता है। कोरम लाजमी है 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। हाँ, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पार्टिसिपेशन करेंगे उनको शामिल करना है। और अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए, डायरेक्टर्स की तादाद कोरम से भी कम हो जाए, तो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए उतनी तादाद को ही कोरम समझ लिया जाएगा। लेकिन जब कैजुअल वैकेंसी फिल हो गई, फिर नॉर्मल रूल लगेगा 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। अनलिस्टेड कंपनी का कोरम क्या है, एज पर आर्टिकल, और लिस्टेड कंपनी का 4 विच एवर इज हायर। फिर इसके बाद रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ये कब पास होती है, जब मीटिंग कंडक्ट ना करवानी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मीटिंग के बगैर कोई फैसला करना होता है, तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन काम आती है। याद रखिए यही कंसेप्ट हमें मेंबर्स की मीटिंग में भी काम देगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। वैलिडिटी, इसमें ये ऐसे ही वैलिड है जैसे कि बोर्ड मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास होती। इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ये सर्कुलेट की जाएगी सारे डायरेक्टर्स को, रेजोल्यूशन के साथ नेसेसरी वर्किंग पेपर जो इसको जस्टिफाई करवाने के लिए जरूरी है वो भी अटैच किए जाएंगे। डायरेक्टर्स को रिटर्न फॉर्म में साइन करेंगे, साइन करने के बाद डायरेक्टर्स को रिवोक नहीं कर सकते, और ये नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड किया जाएगा। रिकॉर्ड्स मीटिंग्स का संभाल के रखना है ताकि पता चले मीटिंग में क्या हुआ। बिल्कुल, कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। कौन साइन करेगा इस रिकॉर्ड के अप्रूवल के तौर पे, चेयरमैन साइन करेगा। डायरेक्टर को भिजवाना है क्या, कब, 14 डेज ऑफ मीटिंग, चाहे वो कहें चाहे ना कहें, उनको रिकॉर्ड भिजवा देना है। संभालना कब तक है, फिजिकली 10 साल तक, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। और ये जहन में रखिएगा, ये तकरीबन सारा कंसेप्ट हमारा मेंबर्स वाले टॉपिक में भी आएगा। थोड़ा सा शायद किसी जगह पे फर्क हो, यानी अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मे भी जब हम वहाँ जाएं तो वहाँ के मिनट्स ऑफ द मेंबर्स मीटिंग भी संभाल के रखने हैं, फिजिकली 20 साल तक और इलेक्ट्रॉनिकली पर में भी अभी पता नहीं, अभी उधर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। क्लियर हो गया जी, याद कर लेंगे। आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज़ बता रहा हूँ, कोरम लिस्टेड कंपनी का और रूल्स, और फिर इसके बाद ये प्रिजर्व कितने अरसे तक करना है। ये 3 चीज़ें आज के लेक्चर में सबसे अहम थी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।